नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं निशा और आज हम पढ़ने वाले हैं आरटी 2009 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। देखिए, जो भी इससे रिलेटेड आरटी 2009 से रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं वो सारे इस पीडीएफ में डाले गए हैं। तो आप इसे ध्यान से देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसी के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन शॉर्ट में इसको नोट्स बनाने की कोशिश हमने की है। बहुत सारी धाराएं हैं इसकी जिसे हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ धाराओं के बारे में पढ़ना है जो हम अभी हाईलाइट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आरटी 2009 क्या है? संविधान के लागू होते समय अनुच्छेद 45 में, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि अनुच्छेद 45 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों की निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा, ऐसा प्रावधान किया गया था। यानी कि जब हमारा संविधान लागू होता है उसी समय अनुच्छेद 45 में इसका जिक्र हो जाता है कि 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रधानमंत्रित्व काल में, यानी कि जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उनके काल में 86वां संशोधन होता है, संवैधानिक संशोधन होता है 2002, जिसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 86/2002 लिखकर याद कर सकते हैं कि 86वां संविधान संशोधन कब होता है? 2002 में होता है, जब अटल बिहारी जी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते हैं। उस टाइम पे मूल अधिकार जो भाग 3 में इंक्लूडेड है, वहाँ पर एक नया अनुच्छेद जोड़कर शिक्षा का अधिकार जो है वो भारत के नागरिकों हेतु प्रदान किया जाता है 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए 6 से 14 आयु वर्ग। ये बार-बार इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि आरटीई 2009 एक्ट जो आता है वो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए ही आता है। इसे शुरू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था और उस एक्ट में 7 अध्याय, 39 धाराएँ और 1 अनुसूची शामिल है। ठीक है? जब इसका जो मूल एक्ट जो बनाया गया था उस टाइम पे इसकी 38 धाराएँ थी और अनुसूची भी नहीं थी। तब 7 अध्याय और 38 धाराएँ थी, लेकिन बाद में इसे अमेंडमेंट करके जब डाला गया तो इसमें 39 धाराएँ हो गई और 1 अनुसूची को भी शामिल इसमें कर दिया गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है और ये पूछा गया क्वेश्चन है कि आरटीई एक्ट 2009 की निगरानी रखने वाली जो प्रमुख एजेंसी है वो कौन है? एनसीपीसीआर। ठीक है, ये इस एजेंसी का एब्रिविएशन फॉर्म है, एनसीपीसीआर। अब देखिए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम लागू हुआ था। ये कब हुआ था? 2005 में हुआ था। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इंक्लूडेड है। राजस्थान में आरटीई 2009 जो है वो 1 अप्रैल 2010 से ही लागू हुआ था, लेकिन कुछ जो प्रावधान थे वो केंद्र के द्वारा सभी राज्य सरकारों पर छोड़े गए थे कि आप अगर उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं या कुछ और प्रावधान ऐड करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन लॉजिकली देखा जाए आरटीई संपूर्ण भारत में लागू होता है। तत्कालीन समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में इसका विस्तार होता है और राजस्थान भी उसमें शामिल ही था। लेकिन इसे पूर्ण रूप से, यानी कुछ सुधारों के साथ, कुछ अमेंडमेंट्स के साथ राजस्थान में 29 मार्च 2011 को लागू किया गया था, राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम से। ये कुछ संशोधित रूप जो आए थे वो 29 मार्च 2011 को थे। लेकिन अगर होल सोल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरटीई 2009 कब लागू हुआ, तो वो चाहे राजस्थान में है, चाहे आंध्र प्रदेश में है, चाहे कर्नाटका में है, चाहे पंजाब में है, वो किसी भी स्टेट में एक्सेप्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट दैट टाइम ये 1 अप्रैल 2010 से ही लागू हुआ था। अब हम बात करते हैं इसके अध्यायों की। हमने अभी पढ़ा था कि इसके अंदर 7 अध्याय हैं, 39 धाराएँ हैं और 1 अनुसूची है। पहले हम देख लेते हैं कि इसके कौन-कौन से अध्याय हैं और उसमें कौन-कौन कितनी धाराएँ हैं। देखिए, अध्याय 1 जो है इसमें आरटीई के संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और परिभाषाओं के बारे में दिया गया है। धारा 1 और 2 किससे रिलेटेड है? अध्याय 1 से रिलेटेड है, जिसमें आरटीई के संक्षिप्त नाम, इसका विस्तार यानी किन-किन राज्यों में, कितने जिलों में, कहाँ-कहाँ पर कैसे प्रारंभ किया गया है, क्या-क्या परिभाषाएँ हैं वो बताया गया है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट आता है अध्याय 2, पहली चीज़, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसके बारे में डिटेल जो दिया गया है, क्या है निःशुल्क शिक्षा, क्या है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये धारा 3 से 5 में दिया गया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। फिर है
अध्याय 3 यहाँ पर हमें समुचित सरकार के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर राज्य सरकार का नाम नहीं लिया गया है, समुचित सरकार यानी उस राज्य में चल रही सरकार जो उस प्रावधानों पर काम करती है। स्थानीय प्राधिकारी और माता-पिता के कर्तव्य धारा 6 से 11 में बताए गए हैं। धारा 6 से 11 में हमें समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता-पिता के कर्तव्य। स्थानीय प्राधिकारी कौन से होंगे? जो विद्यालयी स्तर पर जिन जहाँ पर लागू होते हैं और जो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उनके बारे में। फिर है अध्याय 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विद्यालय व शिक्षकों के उत्तरदायित्व हैं 12 से 28 जो धाराएँ हैं 12 से लेकर 28 तक की धारा है इसके अंदर अध्याय 4 में। अब है अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसे पूरा किया जाना। देखिए यहाँ पर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, ऐसा डिटेल नहीं दिया गया है, सीधा कहा गया है प्रारंभिक शिक्षा, यानी कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा का नाम दिया गया है। उसके पाठ्यक्रम के बारे में बात की गई है और उसे पूरा किया जाना, ये दिया गया है धारा 29 और 30 में। फिर है अध्याय 6 ये बालकों के अधिकारों का संरक्षण के अधिकार से रिलेटेड है। इसमें धारा 31 से 34 तक का वर्णन किया गया है। फिर है अध्याय 7 सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति। धारा 35 से 39 इसमें समुचित सरकार के बारे में भी बताया गया है और केंद्र सरकार के बारे में भी कि उनके द्वारा जो बनाए गए नियम है वो कैसे-कैसे लागू होंगे, क्या उनकी प्रोसीजर होगी, वो सारी धाराओं के बारे में 35 से 39 में बताया गया है। अब हम यहाँ पर एक-एक धारा के बारे में बात करने वाले हैं, संक्षिप्त रूप से ही छोटे-छोटे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो हम पहले ही हाइलाइट किया हुआ है कि ये धारा इम्पोर्टेंट है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। धारा 1 जो है यहाँ पर संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ के बारे में दी गई है, हमने पहले भी बात की थी, अध्याय 1 के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पर चैप्टर 1 जो दिया गया है इसका उसमें दिया गया संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ के बारे में। दूसरी जो है वो है परिभाषाएँ दी गई हैं। फिर हमने पढ़ा था चैप्टर 2 अध्याय जो 2 है वो हमारा आता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बालक का अधिकार, जिसमें 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों को अपने नज़दीकी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 पूर्ण होने तक शिक्षा का अधिकार देता है। यानी आरटीई 2009 जो है एक्ट, ये 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालक-बालिकाओं को अपने नज़दीकी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 पूर्ण होने तक का शिक्षा का अधिकार देता है। एक और इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ आ जाती है कि बहुनिशक्तता वाले यानी दिव्यांग बालक जो हैं, बालिकाएँ जो हैं, उनके लिए क्या आयु वर्ग होगा? उनके लिए 6 से 18 आयु वर्ग को दिया गया है। 6 से 18 सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, लगभग 2018 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तब उससे रिलेटेड यही आंसर आता है कि बहुनिशक्तता वाले यानी जो दिव्यांग बालक है या किसी भी प्रकार से मानसिक बुद्धि वाले बालक हैं, किसी भी प्रकार से जो निःशक्त बालक हैं, उनके लिए 6 से 18 आयु वर्ग को बालकों को अधिकार शिक्षा का दिया गया है। फिर है धारा 4 ये बहुत इम्पोर्टेंट है चैप्टर 2 अध्याय हमारे लिए 2 और इसकी धाराएँ भी धारा 3 जो आरटीई अधिकार देता है 6 से 18 वर्ष जो दिव्यांग बालक-बालिकाएँ हैं। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है 1 से 8 तक की कक्षाओं का 6 से 14 आयु वर्ग नॉर्मल बच्चों के लिए। फिर है धारा 4 ये है प्रवेश न दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपबंध। यानी कि यहाँ पर ऐसे बालकों के बारे में जिनको प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 पूरी नहीं की है, उनके लिए विशेष उपबंध किए जाने हैं। फिर है अ, धारा 5 क्या कहती है? अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार, यानी कि अगर कोई बच्चा टीसी लेना चाहता है, किसी और विद्यालय में पढ़ना चाहता है, तो आप उसकी टीसी को रोक नहीं सकते हो। आपको तुरंत उसका स्थानांतरण अगर वो चाहते हैं, तो आप उनको दे सकते हो। ठीक है? अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार भी दिया जाता है। फिर है धारा 6 समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है। यानी कि यहाँ पर समुचित सरकार को कहा गया है कि आप और वहाँ के जो स्थानीय प्राधिकारी हैं, जैसे बीडीओ ऑफिस वाले होते हैं, ब्लॉक डिविज़नल ऑफिस है, बीओ ऑफिस है, इन प्राधिकारियों को देखना होता है कि उनके आस-पास के क्षेत्रों में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इन स्कूलों की ज़रूरत है, जहाँ पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा सके, कौन से ऐसे गाँवों को सेलेक्ट किया जाता है। तो उस विद्यालय को स्थापित करने का जो कर्तव्य है, ये समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों का है। फिर है धारा 7 जो है वो वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बाँटना है। यानी कि यहाँ पर वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्व जो होंगे विद्यालय को स्थापित करने में ये अ
हमने देखा था कि ये समुचित सरकार से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पर समवर्ती अधिकार दिया गया है, यानी कि इसमें कुछ योगदान केंद्र का भी होता है और कुछ राज्य सरकारों का भी होता है। फिर धारा 8 जो है ये समुचित सरकार यानी राज्य के कर्तव्यों के बारे में बताती है कि विद्यालय को भवन स्थापित करना है, कक्षों का निर्माण करना है, शिक्षकों नियुक्ति करनी है, पाठ्यक्रम को सुनिश्चित करना है, गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था किससे करनी है? गुणात्मक रूप से करनी है। फिर है धारा 9 जो दी गई है ये स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य हैं। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट आती है धारा 10 जो है माता-पिता और संरक्षक के कर्तव्य। माता-पिता और संरक्षक, संरक्षक कौन होंगे? ऐसे बालक-बालिकाएँ जो अपने जैसे माता-पिता के साथ या तो नहीं रहते हैं, यानी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने दादा-दादी के साथ, मामा-मामी या मौसी या चाचा-चाची के यहाँ रहकर, दूर रहकर गाँव से पढ़ते हैं, उनके यहाँ रहकर करते हैं, तो ये उनके संरक्षक कहलाते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे के माँ-बाप दुर्घटनावश नहीं होते हैं, तो कोई ना कोई उनके संरक्षक के रूप में कार्य करता है, तो यहाँ पर माता-पिता और संरक्षकों के कर्तव्यों को दिया गया है। फिर है धारा 11, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्या है? समुचित सरकार का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समुचित सरकार का विद्यालय पूर्ण शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, यानी कि यहाँ पर समुचित सरकार जो राज्य सरकार है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर विद्यालय को स्थापित किया जाए पूर्व शिक्षा के लिए। विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था भी करनी है, यानी कि ये नहीं है कि सीधा मतलब हमने आरटी एक्ट अगर लगाया है तो 6 से 14 वालों के लिए व्यवस्था करनी है, नहीं। हमें 3 से 6 आयु वर्ग के बालकों हेतु आंगनबाड़ी वगैरह जैसी चीज़ों की व्यवस्था भी करनी है। आपने देखा भी होगा कि छोटे-छोटे जो गाँव हैं वहाँ पर आंगनबाड़ी की सुविधा होती है, जहाँ से 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चे जो है वो पढ़ते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में तो हम लोग देखते हैं कि नर्सरी है जी, नर्सरी क्लास है, एलकेजी है, यूकेजी है, फर्स्ट है। और आरटीई एक्ट क्या कहता है कि कक्षा 1 से 8 का बारे में बात करता है, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, लेकिन यहाँ पर समुचित सरकार का दायित्व है कि विद्यालय पूर्व शिक्षा के प्रबंध भी किए जाएँ, तो जिसके लिए 3 से 6 आयु वर्ग के लिए बालकों के लिए आंगनवाड़ी खोले जाते हैं। ये अब हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाती है धारा 12। नज़दीकी शिक्षण संस्थानों, निजी विद्यालयों में भी दुर्बल, अलाभित या वंचित समूह के बालकों हेतु कुल स्थानों का 25% स्थानों पर आरक्षित किया जाना। देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट है धारा 12, वो ये कि बताती है कि कितने भी हमारे जो आस-पास के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, हमारी ये जो राज्य सरकार है, ये सुनिश्चित करती है कि हर निजी विद्यालय में भी 25% स्थान जो है, वो आरक्षित रखे जाएँ। ठीक है? और किन वर्गों के लिए? दुर्बल वर्गों के लिए, अलाभित या वंचित समूह के बालक-बालिकाओं के लिए आरक्षित रखे जाते हैं। और इन 25% बच्चों के अगर एडमिशन होते हैं तो इसका खर्चा कौन देता है? तो ये राज्य सरकार देती है, ये इम्पोर्टेंट है। धारा 13 प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस या अनुवीक्षण प्रक्रिया का ना होना। ये समुचित सरकार सुनिश्चित करती है कि आरटीई के तहत किसी भी व्यक्ति से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। ये सरकारी विद्यालयों में है, निजी विद्यालय तो फीस लेते हैं, लेकिन आरटीई के अंडर आने वाले वो 25% स्टूडेंट से भी आप फीस नहीं ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार का सरकारी स्कूलों में अनुवीक्षण प्रक्रिया नहीं होती है, यानी आप कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं, ना तो उनके पेरेंट्स का, ना बच्चों का, आपको उनको एडमिशन देना होगा। धारा 14 जो है ये प्रवेश के लिए आयु का सबूत नहीं माँगती। यानी ये कहते हैं कि कई बार जैसे प्राइवेट स्कूल वाले तो यही कहते हैं कि आप इनका बर्थ सर्टिफ़िकेट लेके आइए जी, है ना? लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि अगर किसी बच्चे के पास अपनी आयु का सबूत नहीं है, ठीक है? अगर उसकी आयु का सबूत नहीं है तो आप उससे नहीं माँगेंगे। फिर है प्रवेश के लिए इनकार ना किया जाना। यहाँ पर 15 धारा 15 ये कहती है कि आप किसी भी बच्चे को विद्यालय में एडमिशन से रोक ही नहीं सकते हो, इनकार तो आपने करना ही नहीं है जी। फिर है धारा 16 बालक को रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। अब ये कहते हैं धारा 16 जो है वो ये कहती है कि बालक को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता, उसका निष्कासन नहीं किया जा सकता। यानी कि इसे एकदम से अगर आप ये कहो कि हाँ, हम इसे किसी और स्कूल में अगर बच्चा जाना चाहता है तो हम इसे नहीं जाने देंगे। या अगर ये नहीं पढ़ता है या कोई ऐसी कंडीशन होती है तो हम इसे रोक लेंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर है धारा 17, ये तो धारा 17 नहीं पूरा खतरा है। बालकों को किसी भी प्रकार के शारीरिक दंड व मानसिक उत्पीड़न को बढ़ावा नहीं देना है। बालकों को बिल्कुल भी डाँटना नहीं है, उनको घूरना नहीं है, उनको मारना नहीं है, उनका मानसिक शोषण नहीं करना है, उसका ये प्रतिषेध
करती है धारा 17। फिर है धारा 18, मान्यता प्राप्त करके ही किसी विद्यालय को स्थापित किया जाना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी विद्यालय को जब स्थापित किया जाता है तो पहले उसकी मान्यता होना लेना जो है वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप बिना मान्यता के किसी भी विद्यालय को स्थापित नहीं कर सकते हो, और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपके ऊपर कई गुना जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फिर है यहाँ पर विद्यालय के प्रमाण पत्र, मान और मानक, यानी कि कोई भी स्कूल जब इस्टेब्लिश किया जाता है तो उसके कुछ मान और मानक निर्धारित होते हैं कि यानी कि आपका विद्यालय भवन यहाँ ऐसा होना चाहिए, इतने साइज़ तक का होना चाहिए, इसमें इतनी कक्षाएँ होनी चाहिए, इसमें जो फैसिलिटी है किचन की वो फैसिलिटी एक प्रोवाइड करवानी चाहिए, क्योंकि मिड डे मील वगैरह बनाया जाता है। प्रिंसिपल का रूम होना चाहिए, हर टीचर के लिए एक क्लासरूम होना चाहिए, यानी हर कक्षा जो लग रही है उसमें पढ़ाने के लिए हर टीचर को एक क्लासरूम तो मिलना ही चाहिए। ऐसी कुछ मान और मानक डिसाइड किए गए हैं। फिर है धारा 20, ये है अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति, यानी कि जो अनुसूची बनाई गई है, अनुसूची के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। इस अनुसूची को केवल संशोधित कौन कर सकता है? केंद्र कर सकता है, ठीक है। फिर है धारा 21, ये सबसे इम्पोर्टेंट आ जाती है, ये है विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कहा जाता है, एसएमसी। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िए, इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। प्रत्येक विद्यालय में बालकों के माता पिता, संरक्षक और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिलकर एसएमसी का गठन, उनकी बैठक और उनकी गणपूर्ति डिसाइड की जाती है, ठीक है। देखिए जब भी एसएमसी की बैठक होती है तो उसमें 1/3 सदस्यों की गणपूर्ति होना आवश्यक है, और समिति के कुल सदस्यों में 3/4 सदस्य जो है वो माता पिता या संरक्षक होंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि समिति के कुल सदस्यों में कितने सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे, तो ये 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षक होते हैं। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में 16 सदस्य होते हैं, जिसमें से 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। एसएमसी यानी कि अगर 16 सदस्य होते हैं तो इसमें से 8 महिलाएं होना आवश्यक है। 8 महिलाओं में इनके माता पिता संरक्षक प्लस जो अध्यापिकाएं हैं उनको भी लिया जा सकता है। 8 इनकी संख्या होना आवश्यक है। एसएमसी का अध्यक्ष जो है अभिभावकों में से ही एक होता है, और इसका पदेन सचिव कौन होता है? प्रधानाध्यापक होता है। ये जो धारा है, धारा 21, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करते हैं धारा 22 के बारे में, ये विद्यालय विकास योजना के बारे में बताती है। फिर है धारा 23, धारा 23 भी उतनी ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट में आती है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट एमआई। ये बताता है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अहर्ताएँ व सेवा शर्तें कौन-सी होंगी, यानी कि समुचित सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा टीचर्स के लिए, टीचर्स की जो जॉइनिंग होती है, यहाँ पर जो शामिल किया जाता है टीचर्स को, वो कैसे हैं, उनके लिए क्या योग्यताएँ, क्या सेवा शर्तें होंगी। हम इसका उदाहरण देख सकते हैं कि रीट और जैसे सीटेट वगैरह के एग्ज़ाम है, ये टीचर्स के लिए बेसिक अहर्ताएँ हैं। पहले आरटेट होता था, अब रीट हो रहा है, और अभी भी 15 दिन बाद 20 दिन बाद रीट होने ही वाला है। तो ये शिक्षकों के लिए अहर्ताएँ हैं, ठीक है? और उनकी सेवा शर्तों के बारे में इसमें बताया गया है धारा 23 में। फिर है धारा 24, ये शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करने के बारे में है। यानी कि यहाँ पर शिक्षकों के क्या-क्या कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, उन्हें कैसे आना चाहिए स्कूल में, कितने बजे तक आना है, क्या-क्या काम करने होते हैं। केवल पढ़ाने के अलावा भी और अगर कोई काम होते हैं या उनकी कुछ शिकायतें होती हैं तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है, ये सब बताया गया है। धारा 25 इम्पोर्टेंट है, ये है छात्र शिक्षक अनुपात को बताती है, जिसके बारे में हम अभी अनुसूची में पढ़ने वाले हैं। फिर है धारा 26, ये शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना, ये बताता है कि यानी कि किसी भी विद्यालय में शिक्षकों के कितने रिक्त पद हैं, कुल स्वीकृत पद पर पद संख्या के 10% से अधिक नहीं होंगे। यानी कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है और इससे पूछा भी गया है, ये स्वीकृत वर्ड मैंने इसीलिए अंडरलाइन किया है कि ध्यान दीजिए, किसी भी विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पद कुल स्वीकृत पद संख्या के 10 से अधिक नहीं होंगे। यानी कि अगर किसी स्कूल में 10 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर 10% से अधिक खाली नहीं रह सकते। तो अगर 10 की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर 9 टीचर तो हर हाल में होने ही चाहिए। वहाँ पर 10% से अधिक खाली जगह नहीं रखनी चाहिए। फिर है धारा 27, ये गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित करने का प्रतिषेध करती है। यानी कि इसमें क्लियर दिया गया है, मेंशन किया गया है कि टीचर्स को
गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए कहीं पर भी डेपोटेट नहीं किया जाएगा, अभिनियोजित नहीं किया जाएगा, किन्हीं और कामों पे नहीं लगाया जाएगा। एक्सेप्ट ऑफ किस में है, के सिवाय, यानी कि अगर जनगणना का काम होता है, किसी आपदा राहत कार्यों में लगाया जा सकता है और चुनाव में ड्यूटियां लगाई जा सकती हैं। यानी कि 3 ऐसे मेजर कार्य है, जैसे जनगणना है, ये 10 साल में एक बार होती है। जनगणना जैसे कार्यों में टीचर्स को लगाया जा सकता है, आपदा राहत कार्यों में लगाया जा सकता है और चुनाव के कार्यों में इनकी ड्यूटीज़ को लगाया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। धारा 28 हमें किसके बारे में बताती है? अब आगे देखिए, धारा 28 हमें क्या बताती है कि शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध किया जाएगा, यानी कि इन्हें प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने के लिए मतलब मना ही करना है। फिर है धारा 29, ये इंपॉर्टेंट आ जाती है, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में बताती है, जैसे सीसीई क्या चीज़ है ना? कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और सर्वांगीण मूल्यांकन जो है। फिर है परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र, यानी यहाँ पर ये एक जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 5वीं और 8वीं हालांकि बोर्ड में नहीं है, इन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र में लिया जाता है। फिर है ये जो है धारा 30 में दिया गया है परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र के बारे में। फिर है धारा 31, ये बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करने के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर उनके साथ कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है या उनके अधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है। फिर है धारा 32, ये बालक के अधिकार संबंधी शिकायतों को दूर करने से रिलेटेड है कि अगर उनके बारे में कोई शिकायतें की जाती हैं तो उनको कैसे दूर किया जाएगा। धारा 33 इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाना है, इसमें इसमें 15 सदस्य होते हैं। फिर है धारा 34, इसमें पहले जैसे 33 में है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है, तो राज्य सरकार सलाहकार परिषद 34 में आ जाती है। फिर है निर्देश जारी करने की शक्ति, ये धारा 35 में दिया गया है। फिर है अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी, यानी कि किसी भी प्रकार का अगर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं तो सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति ली जाती है। फिर है धारा 37, ये सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण है। ध्यान रहे कि इसमें केंद्र या राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, केंद्रीय या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या एसएमसी के विरुद्ध कोई भी वाद दायर नहीं किया जा सकता है। फिर देखिए धारा 38 हमें किसके बारे में बताती है, समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति। और धारा 39, ये केंद्र सरकार की कठिनाइयां समाप्त करने की शक्ति के बारे में बताता है। अब हम बात कर रहे थे अनुसूची के बारे में। आरटी 2009 में जो अनुसूची दी गई है, मान और मानक दिए गए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे हमेशा आरटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे शिक्षकों की संख्या है कक्षा 1 से 5 हेतु, यानी कि अगर हमारे पास कक्षा 1 से 5 में अगर 60 तक बच्चे हैं तो वहाँ पर शिक्षकों की संख्या होगी 2। और अगर हमारे पास 61 से 90 के बीच में हैं बच्चे, तो वहाँ पर शिक्षकों की संख्या 3 हो जाएगी। 91 से 120 के बीच में हमारे पास शिक्षकों की संख्या होगी 4। ठीक है। और अगर 121 से 200 के बीच में अगर हमारे पास बच्चे होते हैं तो हमारे पास शिक्षक होंगे 5। अब देखिए ध्यान दीजिए इन चीज़ों पर, क्या दिया गया है कि इसमें कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास 150 से के आसपास बच्चे होते हैं, यानी कि अभी हमने कहा कि 121 से 120 के बीच में 5 शिक्षक होने चाहिए। लेकिन अगर जैसे 121 से लेके 148, 149 रहते हैं, तब तक तो शिक्षक रहेंगे 5। लेकिन जैसे ही हमारे पास 150 के आसपास बच्चे हो जाते हैं, तब हमारे पास 5 + 1 प्रधानाध्यापक वहाँ पर होना आवश्यक हो जाता है। यानी 150 बालक जब हमारे पास हो जाते हैं, तो वहाँ पे 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक होना चाहिए। और इसी तरह से अगर हमारे पास 200 के आसपास बालक हो जाते हैं या 200 बालकों से ऊपर होते हैं, तब छात्र शिक्षक अनुपात प्रधानाध्यापक को छोड़कर 40 से अधिक नहीं होगा, यानी कि 1:40, यानी कि 40 बच्चों पर 1 टीचर हम हमेशा वहाँ पर होगा। और वहाँ पर हमारे पास एक प्रधानाध्यापक भी ज़रूर होना चाहिए। अब इसी तरह से हम बात करते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए। प्रति कक्षा कम से कम 1 शिक्षक, निम्नलिखित विषयों के लिए 1 शिक्षक यहाँ पर होना चाहिए। जैसे विज्ञान और गणित के लिए हमारे पास 1 शिक्षक होना चाहिए, सामाजिक अध्ययन के लिए होना चाहिए और भाषा। भाषा यहाँ पर सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी की बात नहीं हो रही है, ठीक है?
ठीक है? और यहाँ पर जो छात्र शिक्षक अनुपात है ये होता है 1:35, ठीक है? यानी कि 35 बालकों पर बालक-बालिकाओं पर 1 शिक्षक होना चाहिए और 100 से ऊपर बच्चे अगर छठी से 8वीं में 100 से ऊपर बच्चे अगर होते हैं, तो वहाँ पर एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होना ही चाहिए और उसके साथ-साथ अंशकालिक शिक्षक वहाँ पर होने चाहिए। वो कौन से होते हैं? कला शिक्षा वाले, कार्य शिक्षा वाले, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा के लिए अंशकालिक शिक्षक भी वहाँ पर होने चाहिए। अब भवन से रिलेटेड बात करते हैं, प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 1 कक्ष और कार्यालय होना चाहिए। यहाँ पर सह भंडार होना चाहिए, सह प्रधानाध्यापक कक्ष होना चाहिए, यानी कि इतने रूम वहाँ पर होने चाहिए कि वहाँ पर एक कार्यालय बन सके, एक भंडार बन सके और एक प्रधानाध्यापक का कक्ष प्लस हर शिक्षक के लिए कम से कम 1 कक्ष और कार्यालय होता है। फिर अब यहाँ पर हमें बाधा मुक्त पहुँच को बढ़ावा देना है, यहाँ पर अच्छी पेयजल व्यवस्था होनी चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, जीबी, ये जीबी नहीं है, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग-अलग टॉयलेट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मिड डे मील की फैसिलिटी होनी चाहिए, रसोई व्यवस्था होनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट है विद्यालय भवन की चारदीवारी भी होनी चाहिए। ठीक है? अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि एक एकेडमिक ईयर में यानी कि हमारा जो सेशन जो चलेगा, वहाँ पर दिवसों और शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? कक्षा 1 से 5 तक 200 कार्य दिवस होने चाहिए और वह उस एकेडमिक ईयर में 800 घंटे तक शिक्षण करवाया जाना चाहिए। इसी तरह से कक्षा 6 से 8 में न्यूनतम कार्य दिवस होते हैं 220 जिसमें 1000 घंटे प्रति वर्ष का शिक्षण होना चाहिए। शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह यहाँ पर प्रति सप्ताह लिखा गया है तो प्रति सप्ताह ही मानिए, ठीक है? यहाँ पर 45 घंटे शिक्षकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे दिए गए हैं, इनकी संख्या दी गई है 45 घंटे जिसमें उनके शिक्षण के और शिक्षण के लिए जो पूर्व तैयारी की जाती है, जैसे लेसन प्लान बनाया जाता है या मटेरियल कलेक्शन होता है, रीडिंग होती है, वो सारे शिक्षण प्लस तैयारी के 45 घंटे दिए गए हैं प्रति सप्ताह शिक्षकों के लिए कार्य घंटे। अब इसके अलावा अध्यापन शिक्षण सामग्री की उपलब्धता भी स्कूल में ही होनी चाहिए, स्कूल में एक पुस्तकालय भी होना चाहिए, स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए खेल सामग्री भी होनी चाहिए, इस प्रकार की अन्य सुविधाएं भी हर विद्यालय में होनी चाहिए। तो ये आरटीई से लगभग 50-60 फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट और इनमें ही क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो कार्य दिवस और घंटों से रिलेटेड हो, चाहे वो शिक्षकों के कार्य घंटों से रिलेटेड हो, ठीक है? और शिक्षक छात्र अनुपात जो पूछा जाता है इसके बारे में। तो आरटीई से रिलेटेड हमारा जितना भी फैक्ट्स हैं वो पूरे होते हैं। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए, इजी इजी लाइव चैनल से जुड़े रहिए। तो मुझे यानी निशा को दीजिए इजाज़त, जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। हार्दिक धन्यवाद, आभार।